ठीक है। प्रकृति के में व्यवस्था के संदर्भ में मुझे एक बात और करनी, उसको कर देता हूँ। लौट करके हम लोग आएंगे तो जो सह स्वीकृति का प्रश्न था, जो कुछ और मुद्दे थे, उसको इसके कॉन्टेक्स्ट में रिस्पॉन्ड कर देंगे। तब तक कोई प्रश्न तो नहीं, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं? माइक दे दीजिए पीछे, और एक इधर। हाँ जी भैया, जैसे अपन वंश परंपरा के आधार पे जीवों को देख रहे हैं, है ना, तो ऐसे मतलब मनुष्यों में भी देखते हैं तो कई रोग जो हैं परंपरा के वंश के अनुसार होते हैं, है ना। तो डॉक्टर पूछते भी आपके फैमिली में किसी को ये रोग है क्या, वो जेनेटिकली आगे से आगे चलता रहता है। तो उसमें भी अगर सुधार की बात करें अपन, वंश सुधार की बात, उसमें भी ऐसा आता है कि जो हेल्दी बॉडीज है, हेल्दी बॉडीज से ही आगे जो है वो स्वस्थ शरीर जो है उनका निर्माण किया जाए, और जो बीमार और रोगी है वो शरीर आगे नहीं बढ़े ऐसा, या जो बलिष्ठ है, मजबूत हैं, और उनको अगर ये संस्कार देकर शिक्षा संस्कार अच्छे दिए जाए तो उसमें आपका क्या कहना है? बाबा रामदेव ने भी ऐसा कुछ प्रयोग किया है, अभी शुरू किया है। मुझे किसी दूसरे के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना। मुझे इतना ही कहना कि मानव में भी देखेंगे ना, जो मानव का शरीर है ना, वो तो उसी तरह से काम करता है जैसे पशुओं का शरीर हो या पेड़ पौधा हो। तो शरीर के आधार पर होने वाले रोगों को अगर हम पहचान रहे हैं, जिसको आनुवांशिक रोग कहते हैं, वो तो वंश या बीज, जो भी नाम दीजिए उसको, उस पर आधारित है। तो शरीर के स्वस्थ होने की दृष्टि से या शरीर को रोग मुक्त होने की दृष्टि से तो निश्चित रूप से वंश या बीज पर काम किया जा सकता है। स्वस्थ माँ बाप का शरीर होगा तो बच्चे के शरीर के भी स्वस्थ होने की संभावना है। लेकिन समझदार माँ बाप का बच्चा समझदार ही हो जाएगा, ये डिपेंड करता है शिक्षा संस्कार पर, घर परिवार में किस तरह से समय अवसर अनुकूलता दे पा रहे हैं उस पर, और पूरा समाज मिलके क्या कर रहा है उस पर। उस समझदारी इनहेरिटेंस में नहीं आ जाती है, उसके लिए बच्चे को शिक्षा संस्कार की प्रक्रिया से गुजरना ही होता है। लेकिन शरीर को देखेंगे तो शरीर तो निश्चित रूप से वंश या बीज के आधार पर ही होता है। इसलिए शरीर से जुड़े हुए रोगों को ठीक करने की दृष्टि से तो वंश या बीज को ठीक करने का काम हो ही सकता है, होना ही बनता है। दीदी कुछ कह रहे थे। भैया ये थोड़ा सा इससे हटके है, बट एक टॉपिक पे बात होनी थी, विच इज डिसीजन मेकिंग। ओवरऑल लेवल पे हुई होगी, बट प्रिसाइज लेवल पर कैसे डिसीजन मेकिंग की जाए, वो वेदर अभी कभी भी आपकी जब इच्छा हो तो थोड़ा सा करते हैं इस सेशन के अंत में या अगले सेशन के शुरू में, उसको हम देखते हैं। मानिक जी का भी जो प्रश्न है वो दोनों के योगफल में हम उसको रिस्पॉन्ड कर देंगे। और कोई बात? कोई और प्रश्न? मैं से पूछ रहा हूँ, वो तो मुझे पता है, मैं तो बता दिया हूँ कि तुम्हारा वेट करता रहता हूँ मैं, जब आओगे तो शुरू करेंगे। अनुमान कर लिया है, एनवीसी यूज करो, अनुमान गलत भी हो सकता है, वेरीफाई करो। है कि उसमें कोई बहुत मेजर चेंज हो जाए, उतना तो होगा। एक पर्टिकुलर एक्ट के लिए हम उसको ट्रेन कर सकते हैं जी, उसमें कोई विचार आ जाएगा ऐसा नहीं है वो भी। और ओवरऑल उसका आचरण कोई बहुत बदल जाता है कि गाय घास खाने के बदले मांस खाना शुरू कर दे। हाँ, ठीक है, बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, वो नहीं दिखाई देता। लेकिन जैसे अलग अलग गायों में थोड़ा आचरण में थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो तो रहेंगे, वो तो रहेंगे। ये तो ब्रॉड कैटेगरी है जिसके आधार पर उसको क्लासिफाई किया जाता है, उतना तो रहेगा। तो वो जो डिफरेंस है उसको किस कंटेक्स्ट में हम समझें? कुछ सामान्य किसी चीज का देखते हैं ना, तो हर इकाई में कुछ सामान्य चीज होती है, कुछ विशेष चीज होती है। ये सामान्य है जो सब में कॉमन है, जिसके आधार पर इन अवस्थाओं का कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। विशेष वाला हिस्सा तो सब में कुछ न कुछ भिन्न होता है। ग्रोथ ही है
ये ऐसा थोड़ी होता कि सब पौधे का ग्रोथ एक जैसा होता है, लेकिन ग्रोथ होता है। ठीक है, इस रूप में वो सामान्य प्रॉपर्टी उसकी क्या है और विशेष वाला हिस्सा क्या है, वो दोनों को अलग अलग करके देखेंगे तो सामान्य वाले हिस्से में समानता के आधार पर ये क्लासिफिकेशन है। विशेष वाला हिस्सा कुछ न कुछ तो रहता ही है सबका। मतलब उसका क्या वो जो डिफरेंस का कुछ आधार हैं, उसको विशेष वाला जो है वो डिफरेंस का आधार तो इतना ही है कि वहाँ पर देखने जाइएगा प्राणावस्था में तो कोशिकाओं में भिन्नता के आधार पर वो है, जीवावस्था में देखने जाइएगा तो कोशिकाओं में भिन्नता या सेल्फ में भिन्नता के आधार पर है। मनुष्य में भी शरीर में देखिएगा तो कोशिकाओं में भिन्नता के आधार पर है, सेल्फ में देखिएगा तो जो प्रवृत्ति कहते हैं, संस्कार कहते हैं, तैयारी कहते हैं, समझ के या उसका अभाव कहते हैं, उस आधार पर वेरिएशन। ये वेरिएशन तो आदमी में भी दिखता है। बढ़िया। किसी कोशिका को सामान्य रूप से देखेंगे तो उसकी ग्रो करने की, नर्चर करने की टेंडेंसी दिखाई देती है। सामान्य रूप से जब डीके का प्रोसेस शुरू होता है तो जितने सेल्स बन रहे हैं और जितने सेल्स मर रहे हैं वो दोनों के रेशियो में अंतर आ जाता है। मरने वाले सेल की संख्या बहुत अधिक है, ग्रो करने वाले सेल की संख्या बहुत कम है। बट जनरल टेंडेंसी आप देखेंगे किसी भी सेल का क्या है, वो तो बाहर से रस रसायन को लेकर के अपने को पुष्ट करने का है। उस अर्थ में इसको कह रहे हैं। बढ़िया। ये जो समृद्धि के संदर्भ में भी और सामान्य प्रकृति में व्यवस्था के संदर्भ में भी ये बात महत्वपूर्ण है जिस पर अभी हम बात कर रहे हैं। किसी भी धरती पर देखिएगा कि ये ऑर्डर्स कैसे अपने को एक्सप्रेस करते हैं, कैसे एक्सप्रेस होते हैं, तो ये दिखता है कि पदार्थ अवस्था किसी भी धरती पर सबसे पहले समृद्ध होती है। तो हवा, पानी, मिट्टी, इस तरह की चीज़ों का बनना पहले है। ठीक है, पेड़ पौधों का होना उसके बाद है। हवा, मिट्टी, पानी, इनके होने के बाद पेड़ पौधों का होना है। पेड़ पौधों के होने के बाद पशु पक्षी का होना है, और इन तीनों के बाद आदमी का होना समझ में आता है। अगर इनकी मात्रा को देखेंगे तो ये दिखता है कि पदार्थ अवस्था सबसे अधिक है धरती पर, उससे कम प्राण अवस्था है, उससे कम जीव अवस्था है, उससे कम मानव है। तो ये स्ट्रक्चर एक पिरामिड की तरह ऐसा बनता, ऊपर की ओर छोटा होता चला जाता है। और इसमें हर अवस्था को देखेंगे ना तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति नीचे वाली अवस्था से होती है। जैसे प्राण अवस्था को देखिए, प्लांट्स को देखिए, प्लांट्स की जो भी ज़रूरतें हैं, पौधे की जो भी ज़रूरतें हैं, वो कहाँ से आती हैं? पदार्थ अवस्था से। हवा, पानी, मिट्टी, इसी से तो पौधा कुछ लेकर के बड़ा होता है कि नहीं? तो प्राण अवस्था की जो ज़रूरतें हैं वो पदार्थ अवस्था से पूरी होती हैं, और पदार्थ अवस्था की मात्रा अधिक है, प्राण अवस्था की कम है, इसलिए प्राण अवस्था की सभी ज़रूरतें बहुत आसानी से पूरी हो जाती। इससे ऊपर जाके देखेंगे तो जीव अवस्था की ज़रूरतें प्राण अवस्था और पदार्थ अवस्था से पूरी होती है। ठीक, तो चूंकि पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था की मात्रा जीवावस्था से बहुत अधिक है, एनिमल्स से बहुत अधिक हैं, ये प्लांट्स और ये सॉइल, एयर, वाटर, तो इसलिए उनकी ज़रूरतें बहुत आसानी से पूरी हो जाती हैं। तो ये दिखाई देता है कि जिसकी जिस पर भी डिपेंडेंसी है, वो जिस पर डिपेंडेंसी है उसकी मात्रा अधिक है, इसलिए अभाव नहीं होता। इन तीनों ऑर्डर्स को देखेंगे, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, तो ये दिखता है कि उनकी आवश्यकता पूर्ति का अस्तित्व में प्रकृति में अभाव नहीं है, बल्कि प्रकृति में पर्याप्त है। आदमी को भी काउंट करके देखेंगे तो ये दिखता है कि इस क्रम में आदमी का होना सबसे अंत में है, और उसकी निर्भरता इन तीनों पर है, और ये तीनों की मात्रा बहुत अधिक है आदमी की तुलना में। इस प्रक्रिया को हम जितना जितना पकड़ते हैं उतना उतना इस बात पर भरोसा होता है कि अस्तित्व में अभाव नहीं है। जिसकी जो आवश्यकता है वो आवश्यकता की वस्तु पहले उपलब्ध होती है, उसके बाद उस अवस्था का होना है। तो जीवावस्था को अगर भोजन के लिए पेड़ पौधे चाहिए तो पेड़ पौधे का होना पहले है, पशु पक्षी बाद में।
आदमी के होने के लिए जितनी चीज़ों की अनुकूलता है, ज़रूरत है, जिससे आदमी की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है सुविधा के रूप में, वो सब चीज़ों का होना पहले से है, आदमी उसके बाद आता है और उसकी मात्रा आदमी की तुलना में बहुत अधिक है। इस दृष्टि से देखते हैं तो समझ में आता है नेचर में एबंडेंस है, प्रकृति में अधिकता है, न कि अभाव है। क्योंकि जिससे हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं उसकी मात्रा बहुत अधिक है। इसी को पलट के देखेंगे ना दूसरे तरफ से, तो ये बात समझ में आता है कि अगर नेचर में इम्बैलेंस होगा, प्रकृति में अगर इम्बैलेंस हो, तो सबसे ज़्यादा खतरा किसको है? प्रकृति में अगर इम्बैलेंस होना शुरू हो, मान लो तापमान बढ़ जाए, ठीक, जो अभी 45-46 तक जाता है मैक्सिमम, वो 55-60 जाने लगे, तो किसको समस्या सबसे ज़्यादा होगी? आदमी को। इस सीरीज में जो सबसे ऊपर है ना, उसको सबसे ज़्यादा समस्या होने वाली है। तो अगर प्रकृति का हम नुकसान करते हैं, प्रकृति के लिए हम समस्या पैदा करते हैं, तो लौट करके सर्वाधिक प्रभावित भी हम ही होने वाले हैं। उसका सबसे ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट भी हम ही पे आने वाला है। तो हम दो बात कह रहे हैं, बल्कि कुल मिला के 3 बात कह रहे हैं। एक ये कि प्रकटन क्रम को देखेंगे तो पदार्थ अवस्था के बाद प्राण अवस्था है, फिर जीव अवस्था है, सबसे अंत में मानव है। और जिसकी आवश्यकता जिससे पूरी होती है उसकी मात्रा बहुत अधिक है। तो प्राण अवस्था की जरूरत अगर पदार्थ अवस्था से पूरी होती है तो पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था से अधिक है। जीव अवस्था की जरूरत अगर पदार्थ और प्राण से पूरा होता है तो ये दोनों मिला के जीवावस्था से बहुत अधिक है। आदमी की जरूरत अगर इन तीनों से पूरा होता है तो ये तीनों मिला करके आदमी की तुलना में बहुत अधिक है। तो हम लोग बार बार कहते रहते हैं कि अस्तित्व में देखेंगे तो चींटी जो बहुत थोड़ा खाती है उसको भी अभाव नहीं होता, हाथी जो बहुत ज़्यादा खाता है उसको भी अभाव नहीं होता, ये आदमी है जिसको अभाव होना शुरू हो जाता है। तो हमको ये पकड़ना जरूरी है कि अगर हमको अभाव महसूस होता है तो ये प्रकृति में समस्या है या हमारे देखने के नज़रिए में समस्या है। प्रकृति में समस्या होती तब जब पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था मिला के बहुत थोड़े होते और आदमी बहुत अधिक होता तो समस्या हो सकती थी, लेकिन वो तो दिखता नहीं है प्रकृति में। प्रकृति में तो ये दिखाई देता है कि ये बाकी तीनों अवस्थाएं बहुत अधिक हैं, आदमी बहुत कम है, बहुत कम है। इस रूप में प्रकृति में तो एबंडेंस दिखाई देता है, अधिकता दिखाई देती है, इसलिए समृद्धि की संभावना दिखती। प्रकृति के नेचर के डिजाइन से देखें तो संभावना समृद्धि की दिखाई देती है। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि अगर इस हार्मनी जो पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा चारों अवस्थाओं की, अगर इसको इंश्योर करने का काम हम नहीं करेंगे तो ये आदमी है जो सबसे जल्दी प्रभावित होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अनुकूलता आदमी को चाहिए। पेड़ पौधे आदमी के बिना रह सकते हैं, आदमी पेड़ पौधों के बिना नहीं रह सकता। हवा पानी मिट्टी आदमी के बिना रह सकती है, हवा पानी मिट्टी के बिना आदमी नहीं रह सकता। इसलिए अगर समस्या होगी तो झेलना आदमी को ही पड़ेगा। लास्टली मैं ये भी कहता हूँ कि हवा प्रदूषित हो जाए, पॉल्यूट हो जाए तो समस्या किसको है, हवा को कि आदमी को? तो ये समझना जरूरी है कि अगर पदार्थ अवस्था में हम कोई समस्या क्रिएट कर रहे हैं, प्राण अवस्था में कोई समस्या हम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो समस्या से सीधा पदार्थ अवस्था को प्रॉब्लम नहीं है, वो तो धीरे धीरे अपने को रिकवर कर ही लेता है। ये आदमी है जिसके प्रयोग के लायक वो वस्तु नहीं बच जाती है और उस समस्या हम ही को झेलनी पड़ती है। हवा पॉल्यूट कर दीजिए, पानी पॉल्यूट कर दीजिए, आदमी प्रभावित होता है। और मजे की बात है कि आदमी को इसको ठीक करने के लिए भी कुछ ज़्यादा नहीं करना है, कम से कम इतना ही कर दे कि प्रदूषण फैलाना बंद कर दे, इतना ही कर दे कि ये जो बाकी तीनों ऑर्डर की हार्मनी है उसको डिस्टर्ब करना बंद कर दे, उसी से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती। कोरोना के टाइम पे जब लॉकडाउन लगा, कई सारी जगहों पर नेचर में अपने आप सुधार दिखाई देना शुरू हो गया। कई सारे लोगों ने उसके बहुत छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाए, न्यूज़ बनाए, वो दिखता है। दिल्ली में जहाँ आकाश में तारे नहीं दिखते थे, दिखने शुरू हो गए।
जिन जगहों पर पशु पक्षियां नहीं दिखाई देते थे, धीरे धीरे पशु पक्षी दिखाई देने लगे। ठीक है, लोगों ने बहुत सारे उसके वीडियोस अलग अलग न्यूज़ चैनल वालों ने भी दिखाए और लोगों ने इंडिविजुअली भी रिकॉर्ड करके उसको डाले। तो ये दिखता है कि आदमी डिस्टर्ब करना भर छोड़ दे तो नेचर में बैलेंस करने की बहुत क्षमता है। इतने पर कोई भी प्रश्न हो तो बताइए। माइक दे दो, इस साइड वाला कोई भी बढ़ा दो इधर। एक तो मैं थोड़ा 10 मिनट लेट ज्वाइन किया सत्र में, लेकिन अभी तुरंत आपने जो बताया उसी पे क्वेश्चन है। हमारे समाज में ये कई लोगों के मुंह से हम सुनते हैं, तो ये एक मान्यता है कि जब हम प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे तो प्रकृति बाढ़, भूकंप और उस रूप में वो अपना बदला ले लेगी। बदला लेना कहें या फिर वो प्रकृति अपने आप संतुलन करती है। तो अभी जिस सेंस में आपने पूरा समझाया उससे तो ऐसा लग रहा है कि भाई मनुष्य जब भी प्रकृति में कोई भी प्रदूषण फैलाएगा तो नुकसान तो मनुष्य को होगा। ये तो बात पहले भी समझ में आ रही थी और अभी ये ज़्यादा अच्छे से समझ में बना कि बाकी सारी अवस्थाएं अप्रभावित रहेगी, वो अपना रिकवर अपने हिसाब से खुद कर लेगी। लेकिन जो लोग कहते हैं कि नहीं, प्रकृति अपना बदला खुद ले लेती है, जैसे केदारनाथ में जब वो हुआ तो मनुष्य ने जब उसकी टेरिटरी में जब प्रवेश किया तो अनावश्यक, जब भी हम जंगल में प्रवेश करते हैं तो जंगल या प्रकृति अपने ढंग से वापस उसका बदला लेती है या वो प्रतिकार करती है। तो क्या ये मान्यता है या ऐसा कुछ अस्तित्व में है? आदमी जब बदला लेने की भावना से जीता है ना, तो बाकी सबको भी ऐसे ही देखता है कि बदला ले रही है। ठीक है, हमने हवा को खराब कर दिया, फिर हवा सांस लेने लायक नहीं बची, तो हम कहते हैं हवा बदला ले रही कि हमको सांस लेने लायक नहीं छोड़ी। तो प्रकृति में अगर असंतुलन को हम फैलाते चले जाएंगे, जहाँ माइनिंग नहीं करना चाहिए वहाँ भी माइनिंग करेंगे, जहाँ रोड नहीं बनाना चाहिए वहाँ भी रोड खींच के बना देंगे। ठीक, जहाँ 10,000 लोग रह सकते हैं वहाँ 1 लाख लोग एक दिन में पहुँचेंगे। ठीक, जहाँ कचरा को जमा नहीं करना चाहिए वहाँ इस तरह के कचरे इकट्ठा कर देंगे जो रिसाइक्लेबिलिटी की जगह से नहीं निकल के आ पाता है, तो उसका दुष्प्रभाव तो देखने को मिलेगा ही ना। उसको अगर बदला लेने की दृष्टि से देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी दृष्टि का आरोपण कर रहे हैं प्रकृति के ऊपर। हकीकत में तो ये दिखाई देता है कि प्रकृति अपने को व्यवस्थित करने की तरफ गति करती है। ठीक, उसको जितना पीछे हम धकेल देंगे प्रकृति को इस क्रम में, उतना समस्या आदमी को है। ठीक, सबसे ज़्यादा अगर समस्याग्रस्त कोई होगा तो आदमी होगा। सबसे पहले अगर धरती से किसी का विनाश होगा तो आदमी का होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि प्रकृति का नुकसान नहीं होता, नुकसान तो होता है एक लेवल का, लेकिन आदमी के खत्म होने के बाद प्रकृति वापस अपने को रिकवर करना शुरू कर देती है। या आदमी का इंटरवेंशन जैसे ही कम होता है, खत्म ना भी हो आदमी, तो भी आदमी का इंटरवेंशन जैसे ही कम होता है, नेचर अपने को रिकवरी की दिशा में लेके जाना शुरू कर देती है, क्योंकि नेचर का डायरेक्शन तो उधर की ओर ही है। तो प्रकृति तो बेसिकली अपने को संतुलित रखने के क्रम में है। आदमी जब उसको बिगाड़ देता है एक सीमा से ज़्यादा, तो हमारे लायक नहीं बचता है। उतने को बदला लेना कहेंगे तो कह सकते हैं जी, पर वो मुख्यतः तो अपनी दृष्टि का आरोपण है। तो ये स्पष्ट हुआ कि ये केवल एक मान्यता है, जब इसको हम जानने जाएंगे तो लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं है जी। एक बात और, जैसे जब मनुष्य जितने भी प्रकार के प्रदूषण होते हैं तो उसको ठीक करने के लिए अपनी तरफ से तमाम तरह के अभियान पूरे देश में चल रहे हैं। पर्यावरणविद और कई सामाजिक कार्यकर्ता काम करते हैं, और वो जब वो पेड़ लगाते हैं या नदी प्रदूषण के लिए कोई अभियान चला रहे हैं तो वो अपने आप को ऐसा शो करते हैं कि हम प्रकृति का भला कर रहे हैं। जैसे हम नदियों का भला कर रहे हैं, हम जंगलों को बचा रहे हैं तो जंगलों का भला कर रहे हैं, बांधों का भला कर रहे हैं, पहाड़ों को हम उनकी देख रेख कर रहे हैं। तो मनुष्य में ये बहुत ज़्यादा भाव आता है कि वो तो बहुत डेप्थ में जाएंगे तो ऐसा पता लगता है कि मनुष्य असल में कर तो खुद के लिए ही रहा है। अगर वो जानेगा तो ये उससे भी ज़्यादा ये समझने की बात है कि उसी ने बिगाड़ा है इसको जी। ये जो ठीक करने के नाम पर हम कह रहे हैं ना कि हम ठीक कर रहे हैं, ये ऐसा है कि हम आपको 4 चांटा मारें, 4 थप्पड़ मारें और फिर गाल सहलाएं कि अच्छा चोट लग गई बेटा, इधर आ जाओ जरा सहला देते हैं। तो आप मान तो सकते हैं कि बच्चे का बहुत ध्यान रख रहे हैं, गाल सहला दे रहे हैं, पर वो थप्पड़ मारा किसने? ये पहाड़ का पेड़ का लगाने का हम बात करते हैं,
ये काट के किसने उस जगह पे पहुंचा दिया? नेचुरली तो अभी भी जिन जगहों पर डिफॉरेस्टेशन का काम नहीं हुआ है 70-80% तक पेड़ हैं जी, 90% तक भी हैं कई लोकेशंस में। भूटान में तो अभी भी 70% से ज़्यादा प्लांट्स एरिया वाइज। तो कहीं ना कहीं हम नुकसान पहुंचाते हैं। नदी को पहले प्रदूषित कर देते हैं, फिर कहते हैं हम सफाई का अभियान चला रहे हैं। ये सभी अभियान तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक गंदा पानी जिस नल से आ रहा है उसको बंद नहीं करेंगे। हम उसको तो यथावत खुला रखना चाहते हैं और फिर इधर सफाई के अभियान करना चाहते हैं। कर ही रहे हैं गंगा सफाई 20-30 साल से। आखिरी क्वेश्चन है, जिज्ञासा है, जैसे अभी जितने भी तरह के प्रदूषण हैं, चाहे वो रासायनिक प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जितने भी प्रदूषण है, क्या यदि मनुष्य एक साथ ये सब प्रदूषण करना आज से बंद कर दे तो क्या प्रकृति अपने आप रिकवर कर लेगी? मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है? अभी की संभावना को देखेंगे तो करके देखना चाहिए, ऐसा ही लगता है। और मतलब इसमें वैज्ञानिकों के दोनों मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो होता है उसको हम क्रॉस कर गए। बट अगर हमसे पूछिएगा, मैं तो होपफुल आदमी हूँ जी। मुझे तो लगता है कि प्रकृति को अगर नुकसान पहुँचाने वाले भाग को हम रोक दें तो प्रकृति स्वाभाविक रूप से रिकवर कर लेगी। पर इसमें बटा हुआ मत है आज के दिन। जो कुछ एक जीवाश्म या साइनम बैक्टीरिया वो एग्जिस्ट किए प्लांट से पहले, तो उनको हम जीवों की कैटेगरी में नहीं रख रहे? ये जो बैक्टीरिया वाला जितना भी आप कह रहे हैं ना, एक तो देखना चाहिए कि वो प्लांट्स के पहले एग्जिस्ट किए कि नहीं किए, या कुछ खास कैटेगरी के प्लांट्स तब भी थे, वो देखना चाहिए। खुले प्रश्न की तरह मैं उसको रखूँगा कि ये देखना चाहिए कि तब भी ये जो सेल्स बनने का काम था जिससे बैक्टीरिया बने हैं, वो सेल बनने का काम हो गया था कि नहीं हुआ था। इतनी वैरायटी ऑफ प्लांट्स होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं पता, बट एक कोशिकीय प्लांट या 2 कोशिकीय प्लांट के जब वो को देखेंगे, जो काई बनना जिसको कहते हैं, ठीक है, वो प्रक्रिया शुरू हो गई थी या उसके पहले वो बन गए, उसको देखना चाहिए जांच परख करके। एज पर रिकॉर्ड और एज पर दिस वो 3.5 बिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट किए, जो साइनोबैक्टीरिया की बात है। और पानी उसके पहले था कि बाद था? मेरा बहुत स्टडी नहीं है, मैं तो जानना चाहूँगा इसमें कि पानी उसके पहले आ गया था कि उसके बाद आया। नेचुरली अगर वो जीवाश्म हुए हैं तो इट सीम्स, मेरे को उसका गारंटी नहीं है और नॉलेज भी नहीं है, तो इट सीम्स कि पानी पहले रहा होगा उससे पहले। वही तो उसको देखना चाहिए स्टडी करके। मैं तो इतना ही कहूँगा, मैं उसको पलट के नहीं देखा हूँ, इसलिए सीधा कमेंट करना कठिन है। देखने के बाद ही बताया जा सकता है, एक क्वेश्चन अभी दोबारा याद आया। जी। अभी ना हम कई बार बैठते हैं तो लोग ये एडवोकेसी करते हैं कि देखो वो एक दुर्गम जगह थी, वहाँ भी अब हमने सुरंग बना के हम पहुँच गए, हमने वहाँ पर हाईवे बना दिया, हमने वहाँ सीमा पर ट्रेन पहुँचा दी, अब वहाँ दरारें आ रही है, गांव के गांव खाली हो रहे हैं, है ना, पहाड़ दरक रहे हैं। तो मतलब ये समझ में नहीं आता है कि जो विकास हो रहा है उसकी हम एडवोकेसी करें या ना करें। पर्यटक स्थल बढ़ाने के क्रम में भी हम, क्योंकि अभी इतना हमारा फ्लो इतना आ रहा है कि सब केदारनाथ जाना चाहते हैं, सब लोग हिल एरिया में जाना चाहते हैं गर्मी के दिनों में, तो इतने हिल स्टेशन ही नहीं है कि जितने लोग अब जाना चाहते हैं। तो ऐसा कहीं मैंने पढ़ा था कि कई सारे हिल स्टेशंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, इतने पर्यटक हो गए देश में। तो इस प्रोसेस में हम बहुत सारी जगह पे पहाड़ों को तोड़ तोड़ के और तमाम कंक्रीट के उस तरह से हम विकास कर रहे हैं। तो क्या ये विकास ठीक है? लोगों को बताने की जरूरत है कि दुखी होने के लिए घर ही काफ़ी है, वहाँ तक क्यों भाग के जा रहे हो। ये जो हम बार बार ये सोचते हैं ना कि कहीं पहुँच के, कहीं भाग के, कुछ देख के, कुछ करके ज़िंदगी सफल हो जाएगी, ये मान्यता कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी है और कहीं ना कहीं ये मान्यता समाज में पर्कुलेट भी किया जाता है, फैलाया भी जाता है। किसी भी प्रक्रिया को हम करने जाएं, चाहे रोड बनाए, चाहे सुरंग बनाए, किसी भी काम को करें, अगर प्रकृति का संतुलन वाले भाग को हम ध्यान नहीं रखेंगे तो उसके दुष्परिणाम हमको झेलने ही होंगे।
तो इस विकास को जितना भी किया जाए प्रकृति में संतुलन को ध्यान में रख के ही करने की जरूरत है। और वो जो मूलभूत बात हम लोगों ने देखा था ना, मानव में जो मैं और शरीर इन दोनों का सहअस्तित्व है, और मैं में जो सुख की आवश्यकता है वो सही समझ और सही भाव से ही पूरा होगा। उसको हम सुविधा से पूरा करना चाहेंगे, सीनरी देख के पूरा करना चाहेंगे, किसी अच्छे मौसम में रह के पूरा कर लेना चाहेंगे, किसी नेचुरल ब्यूटी को देख के पूरा कर लेना चाहेंगे, हाथ खाली रहेगा भगदड़ कितनी भी कर ले। तो ना घूमने जाएं, ना देखा जाए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उससे कोई जिंदगी में सुख बढ़ जाएगा, तृप्ति बढ़ जाएगी, ठीक, और जिंदगी पहले से बहुत बेहतर हो जाएगी, ये संभावना तो नहीं दिखती है। और कहीं ना कहीं ये जो भगदड़ है हिल स्टेशन पर जाने की, विदेश घूमने की, अब ये तो धीरे धीरे ये भी हो सकता है कि चांद और मंगल तक जाने की सुविधा हो जाए तो वहाँ भी घूमने की बात हम करेंगे। अभी जो लगता है कि विदेश जाना है तो कल होगा कि चलो जरा मंगल से घूम के आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको ये सोचना की तो जरूरत पड़ेगी कि इन सारे कामों का प्रयोजन क्या है, इनका हमारे सुख समृद्धि पूर्वक जीने में कोई रोल भी है कि नहीं है, या मान्यता और संवेदना के वशीभूत होकर के हम भागे जा रहे हैं। हमने तो सुना कि चांद पर प्लॉट बिकने का भी काम चल रहा है, लोग बुकिंग करा रहे हैं, काफी $1 बिलियन प्रोजेक्ट है, चल रहा है। तो बाजारवाद उसमें ज्यादा है। जी भैया, जैसे आपने बताया कि सीनरीज देखते हैं तो मैं जो समझ पाया कि जब हम एक अच्छा सीन देखते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, इधर धुआं उठ रहा है, पूरा कोहरा छाया हुआ है, तो वो आँखों को सुख मिल रहा है, इसका मतलब कोई इंद्री सुखी हो रही है। जैसे मैं क्लासिकल म्यूज़िक सुनता हूँ या म्यूज़िक सुनता हूँ, फोक म्यूज़िक, तो उस समय जो मुझे तृप्ति मिलती है वो मैं समझ पा रहा हूँ कि वो मेरे कान की संतुष्टि के लिए है। और जो उदाहरण एकदम कनेक्ट होता है कि जब भी अच्छी डिश बनती है तो मेरी ज़बान को संतुष्टि मिलती है, तो और चित्रकारी करता हूँ तो कुछ, और डांस देखता हूँ तो फिर आँख, क्लासिकल डांस देखता हूँ तो मुझे आँख जो मेरी है उसको संतुष्टि मिलती है। जो सुखी होने का भाव, मैं जैसे क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस देख करके जब मैं सुखी होता हूँ तो वो केवल मेरी आंखें ही सुखी होती है, या मैं जब सरोद वादन सुनता हूँ तो केवल कान ही सुखी होते हैं, या सेल्फ में भी कोई सुख की अनुभूति होती है? इन इंद्रियों के माध्यम से सुख दुख को महसूस तो मन ही करता है, सेल्फ ही करता है, लेकिन उस सेल्फ के अच्छा बुरा लगने का आधार ये सेंसेस बनता है। और प्रश्न यहीं से शुरू कर रहे हैं कि इन सेंसेस के आधार पर जो अच्छा लगने का काम सेल्फ में होता है वो हमारे जीने और निर्णय लेने का आधार होगा, या अस्तित्व में हमारी कोई भागीदारी है, हमारा कोई पर्पस है, हमारा कोई प्रयोजन है, समाज का कोई लक्ष्य है, उसमें भागीदारी के अर्थ में हम निर्णय लेंगे। ये प्रश्न पूछना जरूरी है। जी श्याम भैया, जैसे आपने बताया सेंसेस की हैप्पीनेस को उन्होंने जो बोला, तो मैक्सिमम रिसर्च में ये देखा गया है कि अगर आप स्ट्रेस लेवल आपका ज़्यादा हो रहा है, आपको स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वेकेशन पे जाते हो हिल एरिया फिर किसी भी एरिया में, तो आपका स्ट्रेस लेवल 90-95% तक रिड्यूस हो जाता है। ठीक कह रहे हैं। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि सेंसेस क्या है, क्योंकि उस तरह से तो एक तरह की जो स्ट्रेस की बीमारी है वो खत्म हो रही है ना वहाँ पे। उसमें होता यह है कि स्ट्रेस के जो कारण हमने बना रखे हैं ना, ऑफिस के कारण स्ट्रेस होता हो, काम के कारण स्ट्रेस होता हो, पत्नी के कारण स्ट्रेस होता हो, पति के कारण होता हो, बच्चों के कारण होता हो, पड़ोसी के कारण होता हो, वो सबको थोड़ी देर के लिए भूल करके हम किसी और चीज में खो जाते हैं, तो स्ट्रेस रिलीज तो होगा। लेकिन जब भी लौट करके यहाँ पर आएंगे ना, वापस वो सारे सिर उठाने धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। इतना ही है कि वहाँ खाली करके आए हैं तो वापस उस लेवल तक पहुँचने में 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, शायद इतना भी ना लगे, शायद इतना भी ना लगे। तो उस रूप में तो वो काम करता है। लेकिन मुद्दा यह है कि ये जो डिजाइन ही हम बना रखे हैं जिसके कारण स्ट्रेस होता है, उस डिजाइन को बदलने का काम करेंगे या यहाँ स्ट्रेस क्रिएट करके फिर उसको भुलाने के लिए कुछ और करेंगे। ये तो तुलना और दिखावे की जिंदगी में जब जाएंगे तो उतना ही नहीं, अब तो हालत ये हो गई है कि आप घूमने गए हैं, फोटो डाल रहे हैं और लोग लाइक और कमेंट नहीं करें तो उससे भी स्ट्रेस हो जाता है, उससे भी स्ट्रेस हो जाता है। श्याम भैया, जैसे लाइफ पूरी सॉर्टेड है, मतलब ऑफिस से भी, घर से भी, हर जगह से,
और फिर भी अगर मैं घूमने के लिए जाता हूँ तो मेरे को और अच्छा फील होता है। और वापस आने के बाद भी मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं स्ट्रेस लेवल में हूँ। मतलब एक डेली जो रूटीन चल रहा है मेरा, ऑफिस वर्क जिम, उसके अलावा मैं अगर बीच में ब्रेक लेके चला जाता हूँ तो वो भी तो एक तरह से थेरेपी का काम ही करती है ना, वो भी करेगी ना निश्चित रूप से। हम उसमें सिर्फ दो बात कह रहे हैं, एक तो ये कि ये ऑफिस और काम जो है ना, आराम से देखना चाहिए, इसको मानने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, प्रोसेस शुरू होना चाहिए देखने का। बहुत बार क्या हो गया है कि ये ऑफिस काम ये जो हम कर रहे हैं ना, ये हमको बहुत तृप्ति नहीं दे रहा, हम इसको बहुत इंजॉय नहीं कर पा रहे, हम उसमें रहते हुए बहुत सेटिस्फाइड नहीं हैं, एक नीड लगता है, एक आवश्यकता लगती है, इसलिए हम कर रहे होते हैं। जब भी ये स्थिति होगी तो ब्रेक लेने का मन करेगा ही, ठीक है, ब्रेक लेने का मन करेगा। और ब्रेक लेने का मतलब यही होता है फिर कि अच्छा लगने के रूप में जो कुछ भी हमको पता है 5 सेंसेस में, उसको हम यूज करते हैं एक रिलैक्सेशन टेक्निक के रूप में। होता भी है रिलैक्स, उससे आदमी होगा ही, लेकिन जिस काम को हम कर रहे हैं अगर उसी में हमारी रुचि और तृप्ति होने लगे, ठीक, फिर बहुत जाने की इच्छा नहीं बचती हुई दिखाई देती है। ऐसा मेरा एक प्रस्ताव है, उसको जांचने की जरूरत है कि जितना जितना यहाँ जीते हुए हम तृप्त और संतुष्ट होते जाते हैं, उतना उतना तृप्ति और संतुष्टि को ढूंढने के लिए कहीं बाहर मुंह मारने की जरूरत नहीं पड़ती। बट श्याम भैया, न्यू चीजें भी तो एक्सप्लोर करना जरूरी होता है ना, थोड़ा ज्ञान बढ़ाने के लिए। जैसे मेरा प्लान कुछ था भी घूमने जाने के लिए, बट मैं वो पोस्टपोन कर गया, कैंसिल करके यहाँ पे आया हूँ ज्योति विद्या सुनने के लिए। तो ये मेरे लिए न्यू एक्सपीरियंस था, मेरे को अच्छा लगा काफी। तो उस विषय में आप क्या कहना चाहोगे कि मतलब न्यू चीजें एक्सप्लोर करने का तो मौका मिलता ही है ना उससे? फिर वही बताता हूँ, मुझसे अगर पूछेंगे तो मेरे हिसाब से तो इस तरह का जो ज्ञान है ना, ये तो घर परिवारों में उपलब्ध होना चाहिए, स्कूल कॉलेजेस में उपलब्ध होना चाहिए। वहाँ नहीं है तो टेम्पररी मैकेनिज्म के रूप में हम लोग यहाँ कुछ कर रहे हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि यही विधि है और ऐसे ही चलना बनता है। ये काम होना तो घर परिवार में चाहिए, स्कूल कॉलेजेस में चाहिए, और लोकल लेवल पे होना चाहिए। अगर इसको करना भी है तो जितना लोकल लेवल पर ये हो सके उतना बेहतर है। इसकी क्या ज़रूरत है कि एक आदमी यहाँ से उठ करके दिल्ली जाए, लंदन जाए, अमेरिका जाए और वहाँ जाके शिविर ले। हर जगह लोकल लोग होने की ज़रूरत है जो इन मुद्दों पर बात कर सकें और लोगों में अवेयरनेस को जगा सकें। बाध्यता बस जो कुछ भी हम लोग इस तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, मैं तो उसको बाध्यता मानता हूँ कि एक आदमी यहाँ से उठ के हैदराबाद जाए, वहाँ सेशन ले, फिर अगला गुजरात जाए, वहाँ सेशन ले। घर में रह करके नज़दीकी स्तर पर हम काम कर सकें और सभी जगह वैसे लोग उपलब्ध हों, पहुँचने की ज़रूरत तो वहाँ है, वहाँ है। तो क्या पूरा मतलब सॉर्टेड होने के बाद भी लाइफ पूरी रिलैक्स है मेरी एक तरह से, तो क्या मैं फिर भी 3-4 महीने 6 महीने में एक बार घूमने चला जाता हूँ, क्या वो चीज़ गलत है या सही है? गलत सही का बात ही नहीं है। देखिए, वो जो भी हम कर रहे हैं ना अच्छा लगने के रूप में, उसको निश्चित रूप से किया जाए, उसको मना नहीं कर रहे। अगर किसी दिन उसकी ज़रूरत महसूस होनी आपको खुद ही बंद हो जाएगी तो आप छोड़ ही देंगे ना, फिर ज़बरदस्ती तो जाएंगे नहीं। तो उतने भर भाग को खुला रखने की ज़रूरत है कि एक दिन ऐसा भी होता है कि हमारा बहुत मन न करे जाने का, वो संभावना खुला रखने की जरूरत है, बस, और कुछ नहीं कह रहा हूं जी। कोई और बात तो नहीं? काफ़ी बार ये चर्चा जो भैया ने क्वेश्चन किया ये रहता है हमारे घर में भी। तो अभी जब हम समझ, ये जो आप बोल रहे हो कि नहीं ज़रूरत रहेगी, वो जब समझ पूरी आ जाएगी तब ऐसा होगा। पर अभी जैसे अगर नेचर के हिसाब से ये सही नहीं है तो अभी हम कैसे उस चीज़ को डील करेंगे? मतलब मन तो होता है, क्योंकि वही अभी देखेंगे ना कैसे डील करें। बहुत ईमानदारी से देखेंगे तो मन होता है ना। तो वो जो दूसरा भाग कह रहे थे ना कि स्टेटस पे जब हम उसको डाल देते हैं तो जिसका मन नहीं है उसमें भी मन पैदा हो जाता है। हमको कहीं ना कहीं ये तो ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई रोग हमको लग गया है तो उसका इलाज करेंगे कि उसको सब जगह फैलाएंगे, ठीक। हमको सिगरेट पीने की आदत लग गई है तो हम धीरे धीरे उसको छोड़ेंगे या सभी लोगों को हाथ में सिगरेट पकड़ाएंगे? ये निर्णय तो लेने की जरूरत पड़ेगी ना जी, कि नहीं?
तो घूमना हो तो निश्चित रूप से घूमा जाए, जिनको उसकी इच्छा लगती है जरूर घूमा जाए, पर ये बात तो देखने की जरूरत पड़ेगी ना कि उस घूमने के कारण बाकी लोगों में भी वो इच्छा पैदा होनी शुरू हो जाए। वैसे डिजाइन को तो हम बहुत नहीं क्रिएट करेंगे ना, ठीक है। वो डिजाइन अगर हम क्रिएट करते हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा कि उससे समाज में, ठीक है, संतुष्टि बढ़ती है कि असंतुष्टि बढ़ती है। और ये भी है ना कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी तो एक लिमिटेशन है ना, वहाँ के रिसोर्सेज भी हम लोग खराब करके आ जाते हैं। थोड़े दिन करने में बुरा नहीं है, एक समय के बाद ऐसा लगने लगता है कि ईंट पत्थर सब जगह का एक जैसा है, पर इसको माना नहीं जाए। मैं ये पोजीशन नहीं ले रहा हूँ बिल्कुल भी। थोड़े बड़े लोगों से बात करके देखेंगे ना, जो 10-5 साल घूम लिए, जैसे मेरे घर में देखोगे ना, तो अभी भी बच्चों को बड़ा शौक है कि एरोप्लेन में चढ़ करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, ठीक है। उनको दिल्ली जाना होता है तो बड़ा शौक होता है कि चढ़ लें, बैठ लें, चल जाएं। दूसरी तरफ मैं अपने फ्रेंड सर्कल में देखता हूँ लोगों को, ठीक, जिनकी ऐसी नौकरी है कि 30 दिन में 25 दिन उनको फ्लाइट में गुजारना होता है। वो बेचारे सोचते हैं जॉब स्विच हो जाए कि एक जगह दिल्ली में रह के काम करें, ये कहाँ फंस गए हम गूगल में। तो ये जो बहुत मनोरंजन जिन चीज़ों में लगता है ना, वो कभी कभी करते हैं तो वो लगता है। जैसे जैसे उसको थोड़े लंबे समय तक करने लगते हैं ना, धीरे धीरे वो अपना चार्म खो देता है। पर इसको माना नहीं जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको मानिए बहुत, ठीक। जो लोग पहाड़ों में बहुत अच्छे इसके एक्सपीरियंसेज हैं, आपको मसूरी बहुत पसंद आता हो, शिमला बहुत पसंद आता हो, ठीक, आप कुछ नहीं करिए, थोड़ा वहाँ जाइए, 2-3 दिन रहिए, वहाँ के लोकल लोगों से बात करके देखिए, ठीक। बहुत संभावना दिखाई देगी कि जिस कश्मीर के श्रीनगर में जाने के लिए आप बहुत उतावले हैं, उस श्रीनगर वाले सोच रहे होंगे कि बम्बई में कुछ काम मिल जाए तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी। कभी बात करके देखिए तो दिखेगा ये चीज़ कि जिस डल झील में हम सोचते हैं कि जा करके झील के अंदर रह करके है 2 रात बिता के आए, जो वहाँ रहने वाला है वो कहता है सर कुछ नौकरी लगे ना तो दिल्ली में हमारा लगवा दीजिए। तो वो उस तरह के चेंजेस को मैं मना नहीं कर रहा हूँ, देखिए, पर ये समझने की ज़रूरत है कि वो सुखी होने का बहुत स्रोत फैलाने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो ही गया है, बैठ ही गया है मानस में, धीरे धीरे उसको पूरा करके उससे फ्री होने की ज़रूरत है, ना कि उसको और प्रमोट करने की ज़रूरत है। और एक समय के बाद थकान लगने लगती है जी, लगता है बहुत हो गया, आप क्या देखेंगे। पर माना नहीं जाए इसको, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इसको माना जाए, मैं कह रहा हूँ गुजरिए ना प्रक्रिया से, धीरे धीरे आपको दिखेगा। वही पहाड़ी जो बहुत सुंदर लगती है ना, थोड़े समय के बाद सौंदर्य खो देती है। 2-4 दिन वहाँ रहने लगे ना, फिर और चीज़ें याद आनी शुरू हो जाती हैं और उसका चार्म खोने लगता है। आपकी बात से मैं पूर्ण तरह से सहमत हूँ श्याम भैया। घूमने जाते हैं तो अच्छा लगता है, ऐसा नहीं लगता, बट जो अपना घर की बात है ना, वो अपने घर की ही होती है। बस उतना ही बात है जी। बट एक थोड़ा सा हैप्पी, वो मतलब कि एक्सप्लोर करने के लिए, थोड़ा सा घूमने के लिए बस, बट अपने घर पे आके तो अपना घर ही लगता है। ठीक बात है भैया। अभी तो बच्चों में एक नया क्रेज आया गया है, वी वांट टू एक्सप्लोर अलोन and that to hill stations, yeah, unexplored hill places. So ये और that to 10th standard onwards. वो देखना चाहिए कि वो कह रहे हैं कि हम अकेले एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, या सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि पेरेंट्स आपके साथ नहीं करना चाह रहे हैं। वो तो पक्का वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो हमें तो इतना लगता है कि आप पैसा दे दो, हम एंजॉय करके आएंगे अकेले। और काफी लोग स्टेटस में पेरेंट्स भी डाल रहे हैं, हमारा बच्चा गया और वी विश हिम ऑल द गुड सो दैट ही कैन एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। अब क्या करेंगे बेचारे, कहीं तो फेस बचाएंगे अपना किसी बात से तो तृप्ति देंगे अपने को कि ठीक चल रहा है सब। देखिए, ये जो एक्सप्लोरेशन की बात है ना, मैं उसके पक्ष में हूँ, मैं विपक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। एक्सप्लोरेशन तो करना ही बनता है, करना ही चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसका प्रयोजन क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसको ढूंढने की जरूरत है। एक्चुअली क्या है, सोशल मीडिया में जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, वो ये बोलते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी यू शुड ट्रैवल अलोन टू न्यू डेस्टिनेशंस, and that too you should stay for 1 month to 2 months alone. अब वो alone बहुत important है। देखिए, अपनी समझदारी हो तो उसके नीचे एक दूसरा स्टेटस मैसेज भी डाल देना चाहिए कि आप ये सब कर लिए होंगे, आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है ये बताइए।
पूछना चाहिए ना इस सवाल को भाई, हैं? और क्या भाई, आप तो ये सब कर लिए होंगे ना, कहाँ पहुंचे, इस सवाल का भी तो उत्तर दे दें। ये जो समाज में एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाने के जो हम अलग अलग डिजाइन्स बना रखे हैं ना, जाने अनजाने, देखिए हमको एक बार रुक के तो ये देखने की जरूरत है ही कि वो डिजाइन से हो क्या रहा है समाज में। समाज में समाधान समृद्धि की तरफ गति हो रहा है, अभय सहअस्तित्व की तरफ गति हो रहा है, या अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इसको किसी जगह पे तो रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी ना, उतना ही कह रहा हूँ। इसके अलावा भैया एक और ऑप्शन आपकी बात करने से आया है, वो ये है कि डॉक्टर श्याम अकेले सब जगह पे ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। आई फोरसी ये virtual university where he sits in a place and where virtual sessions are going on all over the world in the future. क्या हो गया है जिंदगी में, सामान्य रूप से जब सुख का नोशन नहीं समझ में आता है ना, तो कोई ना कोई हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट क्रिएट करके थ्रिल से उस सुख को पाने का कोशिश करते हैं, एक एक्साइटमेंट से उस सुख को पाने का कोशिश करते हैं। मिलता है कि नहीं बस उसको रुक के देखा जाए, हम तो इतना ही कहेंगे। मिलता है कि नहीं देखा जाए। ऐसा तो नहीं होता है कि 5 मिनट का सुख और 23 घंटा 55 मिनट का दुख साथ में आता है। वो हिसाब लगा के देखा तो जाए। एक तरफ हम सोचते हैं घूम आए सुखी होंगे, दूसरी तरफ लगता है कि पैसे खर्च हो गए 2 लाख, उसको कमाने के लिए जो है 2 घंटा और ऑफिस में बिना मन के काम करना पड़ेगा। हिसाब तो लगाना शुरू करें, हम हिसाब तो लगाना शुरू करें। ये होता है ना, देखो लोग कहते हैं आपको कैसे पता चलता है जी, लोगों से इतना सुबह शाम सुनते हैं उसके बाद भी नहीं पता चलेगा तो कब पता चलेगा जी, कब पता चलेगा। कहते हैं कि एक शेर लोमड़ी और गधे तीनों ने मिलकर के बहुत सारा शिकार किया, तो निश्चित रूप से लोमड़ी और गधे तो थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर बताए होंगे, इधर शिकार है उधर शिकार है। शेर ने मार के लाया सबको। जब इकट्ठा हुआ तो ये हुआ कि बंटवारा कर लेते हैं, ठीक है। तो लोमड़ी ने बहुत चतुराई से एकदम बराबर बराबर 3 हिस्से में बांट दिया उसको, ठीक है, बांट दिया। शेर को देख के गुस्सा आ गया, क्योंकि उसके मन में ये था कि भाई काम तो हमने किया, इन्होंने क्या किया। उसने कुछ नहीं किया, लोमड़ी की गर्दन मरोड़ी और उसको भी फेंक दिया उसी में, शिकार में। कहा मित्र गधे अब तुम बांट लो इसको, ठीक। लोमड़ी तो खत्म हो गई। गधे ने एक छोटा सा कौवा का मांस एक तरफ रखा, बाकी सबको दूसरी तरफ रखा, कहा कि ये हिस्सा मेरा, बाकी सब आपका। शेर खुश हो गया। उसने कहा कि मित्र गधे तुमने इतनी बढ़िया से बंटवारा सीखा कहाँ से, ठीक है। उसने कहा इस मरी हुई लोमड़ी से। तो गधे भी सीख लेते हैं धीरे धीरे देख करके, आदमी नहीं सीखता, आदमी वही वही करता जाता है। तो कहीं हमको रुक के देखने की तो जरूरत है कि जो हम कर रहे हैं उससे मिल क्या रहा है, हमको हो क्या रहा है। वो हिसाब किसी जगह पर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। चलिए, आदमी को गधे से तुलना करने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरह से। लेकिन जो सामान्य रूप से मानते हैं ना कि गधे मूर्ख होते हैं, ऐसी मान्यता है, तो हमको देखना चाहिए कि आदमी कहीं उससे ज़्यादा खराब हालत में तो नहीं पहुंच गया है मूर्खता के। ये तो पहचानना चाहिए। बढ़िया। तो देखिए, ये तो सब जो कहना था हमको हम कह ही चुके हैं। हम थोड़ी बात एग्जिस्टेंस के संदर्भ में और कर देते हैं, फिर लौट करके कोई प्रश्न होगा तो उसको बात कर लेंगे। और आपका वो पिछला प्रश्न हमारे पास पेंडिंग में है, उसको हम रिस्पॉन्ड करेंगे लास्ट में। पूरे एग्जिस्टेंस को देखेंगे ना तो 2 तरह की वास्तविकता दिखाई देती है। एक तो इकाइयाँ दिखती हैं एक एक के रूप में, ठीक, इकाइयाँ दिखती हैं। जैसे मनुष्य एक इकाई है, एसी एक इकाई है, पंखा एक इकाई है, टेबल एक इकाई है। ऐसा एक एक के रूप में इकाइयाँ दिखती हैं। एक एक का मतलब उसकी गिनती की जा सकती है, उसको पहचाना जा सकता है और उसकी सीमा पहचानी जा सकती है। दूसरा देखेंगे, इन इकाइयों के अलावा
तो स्पेस दिखाई देता है, शून्य दिखाई देता है, ये खाली स्थान दिखाई देता है। क्योंकि हम जहाँ हैं वो स्थान भी तो है। अगर इस कमरे में हम गिनने जाएं तो टेबल, कुर्सी, हम, आप सब हैं, लेकिन वो सब के साथ साथ ये स्पेस भी तो है जिसमें हम सब का होना है कि नहीं। तो इकाइयां दोनों तरह से दिखती हैं। कुछ ऐसी दिखती हैं जो आंखों से दिखाई दे रही हैं, कुछ आंखों से नहीं दिखाई देने वाली हैं। बैक्टीरिया है, हवा है, नहीं दिखता है आंखों से, लेकिन अलग अलग तरह से हम उसको पता कर ही लेते हैं। लेकिन ये हवा जहाँ है, हम जहाँ हैं, उस स्थान को देखने जाएंगे तो वो स्पेस का भी तो होना है कि नहीं। वो स्पेस को देखेंगे ना तो उसी को यहाँ शून्य नाम से या व्यापक नाम से लिखा है। क्यों लिखा है उस पर अभी मैं आता हूँ नीचे। यूनिट्स और स्पेस में अंतर देखेंगे तो एक फंडामेंटल अंतर ये दिखाई देता है कि हर यूनिट की एक सीमा होती है। आप हमारे हाथ में ये पॉइंटर देख रहे हैं, इसकी एक बाउंड्री है, सीमा है। आप हमको भी खड़े होकर के देख रहे हैं तो हमारी एक बाउंड्री है, सीमा है, उसी से उसका शेप एंड साइज तय होता है, आकार तय होता है। अगर ये बाउंड्री नहीं दिखाई दे तो आकार कैसे पहचानेंगे हम किसी चीज़ का? किसी चीज़ के शेप एंड साइज को हम उसकी बाउंड्री के साथ ही पहचान पाते हैं। तो वही बात लिखा है कि यूनिट को देखेंगे तो वो लिमिटेड दिखाई देता है, एक निश्चित शेप एंड साइज का दिखाई देता है। लेकिन जब स्पेस को देखने जाते हैं तो उसकी सीमा समझ में नहीं आती, उसकी सीमा किसी भी तरह से समझ में नहीं आती। वो तो सब जगह फैला हुआ वस्तु के रूप में दिखाई देता है। सब जगह फैला होने के कारण, ऑल परवेडिंग होने के कारण उसका नाम व्यापक दिया है। व्यापक का मतलब है जो सर्वत्र व्याप्त है। ऑल परवेडिंग, दैट विच एग्जिस्ट एवरीवेयर, जो सब जगह जिसका होना है उसको व्यापक के रूप में पहचाना है। और ये व्यापक इसीलिए है क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है, ये असीम है। उसी तरह से एक दूसरा अंतर देखेंगे इकाई और स्पेस में तो ये दिखाई देता है कि इकाई जहाँ कहीं भी होती है कोई ना कोई क्रिया होती है उसमें। आजकल तो विज्ञान, हम लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, टेबल, कुर्सी जिसमें सामान्य रूप से भी कोई क्रिया नहीं होती हुई लगती है, वहाँ भी आज के दिन पता है कि उसके अणु में, परमाणुओं में बहुत सारी क्रियाएं चल रही हैं। सामान्य बुद्धि से भी देखेंगे तो ये दिखता है कि उसमें क्रिया होने के कारण ही धीरे धीरे वो खराब होकर के दूसरे फॉर्म में बदल जाता है। अगर वो क्रिया नहीं हो रही होती तो जैसा था वैसा ही बना रहता, उसमें बदलाव कैसे होता। और विज्ञान से तो देखना और आसान हो गया है कि उसके सभी अणु, परमाणु क्रियाशील हैं, एक्टिव है। जबकि स्पेस को देखेंगे तो स्पेस स्वयं में कोई क्रिया नहीं है। क्रिया वहीं होती है, एक्टिविटी वहीं दिखाई देती है जहाँ कोई ना कोई इकाई है। अपने शरीर को भी देखेंगे तो अनेक प्रकार की क्रियाएं शरीर में होती हुई दिखाई देगी। सेल्फ को भी देखेंगे तो इच्छा के रूप में, विचार के रूप में बहुत सारी क्रियाएं वहाँ होती हुई दिखाई देंगी। इकाई को जहाँ कहीं भी देखते हैं उसमें कोई ना कोई क्रिया होती हुई दिखाई देती है। जबकि स्पेस को देखते हैं तो स्पेस स्वयं में कोई क्रिया नहीं है, वहाँ कोई भी एक्टिविटी, किसी तरह का मूवमेंट, किसी तरह का हिलना डुलना, चलना कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक्टिविटी नहीं होने के कारण, क्रिया नहीं होने के कारण इसका एक नाम दिया है शून्य, जो ऊपर लिखा है स्पेस की हिंदी में। तो सामान्य भाषा में कहेंगे तो ये जो खाली स्थान है, खाली स्थान का मतलब वो स्थान जहाँ पर इकाइयाँ हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती। तो ये जो स्पेस है इसको अगर देखने जाते हैं तो ये सब जगह व्याप्त दिखाई देता है। इसको दूसरी तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहाँ आप बैठे हैं ना, वहाँ अगर हमको बैठना हो तो पहले आपको हटने की जरूरत है। इकाई अगर कोई दूसरी वहाँ होगी तो पिछली इकाई हटेगी। आप पानी में प्रवेश करते हैं तो जहाँ आप होते हैं पानी वहाँ से हट जाता है, ठीक है। लेकिन स्पेस के साथ देखेंगे तो ऐसा नहीं है। हम जहाँ होते हैं वहाँ स्पेस भी बना रहता है, हमारा होना भी होता है। इसलिए हम अगर वहाँ से हटते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि स्पेस दूसरी जगह से आके उसको फिल करता है, बल्कि जो स्पेस है ही वहाँ पता चलने लगता है। और हम दूसरी जगह जिस जगह आते हैं वहाँ के स्पेस को भी हटना नहीं पड़ता है। तो ये दिखता है कि स्पेस और यूनिट ये दोनों साथ साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। एक ही साथ इन दोनों का होना होता है। वहाँ स्पेस का भी होना है, वहाँ यूनिट का भी होना है, इकाई का भी होना है और स्पेस का भी होना है। दोनों साथ साथ एग्जिस्ट कर पाते हैं एक ही जगह पर।
इनफैक्ट वो जगह स्वयं में व्यापक वस्तु। तो स्पेस और यूनिट, इन दोनों का एक कोएग्जिस्टेंस दिखाई देता है, उसी को संपृक्तता लिखा है ऊपर, जो सबमर्ज्ड लिखा है उसका मतलब यही है कि ये दोनों का साथ साथ होना है, साथ साथ होना है। किसी भी प्रक्रिया से ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, क्योंकि अलग करेंगे तो ले कहाँ जाएंगे, रहेगा तो स्पेस में ही। यहाँ से उठा के वहाँ करिए कि वहाँ से उठा के वहाँ करिए, होना तो उसका स्पेस में बना ही रहता है। तो ये स्पेस और यूनिट ये दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं, साथ साथ रहते हैं, और दोनों में अंतर ये है कि यूनिट लिमिटेड इन साइज है जबकि स्पेस अनलिमिटेड है। यूनिट एक्टिविटी है जबकि स्पेस स्वयं में नो एक्टिविटी है। इतने पर कोई भी प्रश्न हो तो बताइए, फिर हम आगे के मुद्दे पर आएंगे। मुझे इस पे 2 बातें और करनी है। माइक माइक। भैया ये कॉन्सेप्ट तो मैंने पहले भी सुना हुआ है और क्लैरिटी नहीं है, 0 है। हाँ। आज थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 0.1 कर लेंगे आज। फिंगर्स क्रॉस्ड। हाँ ओके। खाली स्थान जब आपने बोला स्पेस, अगर वो शून्य है, अगर कोई एक्टिविटी है नहीं उसमें, तो वो एक रियलिटी कैसे है? क्योंकि अगर कोई काम नहीं हो रहा है, अगर उसका कोई मूल्य नहीं है, अगर उसकी कोट एंड कोट जरूरत नहीं है क्योंकि एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो उसे कुछ चीज बोलना क्यों मायने रखता है और व्हाई इज इट अ थिंग? मायने इसलिए रखता है कि वो है ऐसा पता चलता है। नंबर 1 पूरा करता हूँ, रिस्पॉन्ड करूंगा। है इसलिए महसूस होता है, उसका होना पता चलता है, इसलिए है ऐसा कहना बनता है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा। दूसरी बात, एक्टिविटी नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, एक लूज उदाहरण अगर इसका दूँ ना, तो घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग बैठे हैं जो कोई काम नहीं कर रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि घर में उनके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, वो अगर घर में उठ के झाड़ू पोछा नहीं लगा रहे, काम नहीं कर रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि उनके बैठे होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। घर में पिताजी बैठे हुए भी हो ना, छोटे बच्चे नियंत्रित रहते हैं। ठीक, और इतना ही नहीं, मतलब अपने को आराम में महसूस करते। जैसे बच्चा देखोगे यहाँ जो खेल रहा है ना, माँ बाप उनकी नज़र में बने भर रहे हैं, कुछ ना करें उनके लिए। ठीक, बच्चा रिलैक्स रहता है, खेलता रहता है। माँ बाप नज़र से हट जाएं, बच्चा रोना शुरू कर देता है। ये होता है कि नहीं होता है? तो ये जरूरी नहीं होता है कि आप रह करके बहुत कुछ करते हैं तभी कुछ होता है। होने मात्र से भी कभी कभी बहुत कुछ हो जाता है। मैं तो सिर्फ इस बात को समझाने के लिए ये बात कह रहा हूँ, होने मात्र से भी बहुत फर्क पड़ता है। जैसे मम्मी नज़र में बनी हुई है, अपना ही काम कर रही है कुछ, लेकिन बच्चे पर उसका फर्क तो दिखाई दे रहा है कि बच्चा रिलैक्स है, कूल है, खेल रहा है। जैसे ही वो नज़र से हटेगी अभी रोना शुरू कर देगा। हाँ, प्रभाव है। और अच्छा शब्द अगर प्रयोग करोगे भाषा में तो महिमा है, हिंदी का एक शब्द है महिमा, बट प्रभाव तुम कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उस प्रभाव के तहत ये 3 चीजें दिखाई देती हैं। एक दिखाई देता है कि इकाई ऊर्जा संपन्न दिखती है। यूनिट जहां कहीं भी हो उसमें एक्टिविटी दिखाई देती है, और उस फंडामेंटल एक्टिविटी के लिए वो किसी दूसरे सोर्स पर निर्भर नहीं है। तो एक परमाणु के सभी अंश अगर क्रियाशील हैं, एक्टिव हैं, आज के दिन हमको पता है, तो उस एक्टिविटी के लिए वो किसी दूसरे परमाणु या दूसरे इकाई पर निर्भर नहीं है। निर्भर नहीं है। सूरज अगर, धरती अगर सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो उस चक्कर लगाने के लिए ऐसा नहीं है कि उसको ऊर्जा दूसरी जगह से चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं है। ये दिखता है कि एक परिपथ में बने रहते हुए कॉन्स्टेंटली वो मूव कर पाती है। अपने में भी देखोगे तो इच्छा की क्रिया, विचार की क्रिया करने के लिए कोई अलग से ऊर्जा की जरूरत नहीं है, हम कैपेबल हैं उसको कर पाने के लिए। परमाणु को एग्जिस्टेंस में कहीं भी उठा, परमाणु इसलिए कह रहा हूं कि वो सबसे लगभग छोटे यूनिट के रूप में हम बात कर सकते हैं कि उस एटम या परमाणु को उठा के एग्जिस्टेंस में कहीं भी रख दो, जहां भी उसको हम लेकर के जाते हैं उसकी एक्टिविटी बनी ही रहती है।
ऐसा नहीं होता कि दूसरी जगह जाके उसकी एक्टिविटी सीज हो जाती है। तो जो बने रहना है एक्टिविटी को, उसको इनर्जाइज्ड होने के रूप में कह रहे हैं कि एनर्जी है। ऊर्जा होने का मतलब इतना ही है कि क्रिया बनी रहती है, एक्टिव रहता है, एक्टिविटी बनी रहती है। दूसरा ये दिखाई देता है कि इकाई सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होती है। सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होने का मतलब वो अपने में एक व्यवस्था के रूप में बना रहता है। एक परमाणु को देखोगे तो अपने अंशों के साथ एक व्यवस्था है। पूरे शरीर को भी देखोगे तो इतनी सारी प्राण कोशिकाओं से, सेल्स से मिल करके बना हुआ है। ये अपने में एक व्यवस्था है। शरीर में चल रहा सारा काम अगर हमको खुद ही करना होता तो आदमी पागल हो गया रहता कब के। इसमें खून का चलना है, हृदय का धड़कना है, एक एक कोशिका में बहुत सारी ऊर्जाओं के निर्माण का काम चल रहा है, अतिरिक्त पदार्थों का बाहर निकालने का काम चल रहा है, किडनी अपना काम कर रही, लीवर अपना काम कर रहा है। ये ऐसा नहीं है कि हम इनमें से एक एक काम को करवा रहे हैं। वो हिसाब रखना होता तो कितनी सारी चीज़ें कहाँ के कहाँ छूट गई होती। ये अरबों खरबों कोशिकाओं का अगर हिसाब रखना होता, घर में 100 चीज़ें होती हैं, उसी में तो 2 चीज़ हम भूल जाते हैं कहाँ रखें कि नहीं होता, नहीं होता। ये अरबों खरबों प्राण कोशिकाओं का अगर खुद ही हिसाब लगाना होता तो 2-4 रोज कहीं ना कहीं रह जाते इधर के उधर। ये दिखता है कि शरीर स्वयं में एक व्यवस्था है, सेल्फ ऑर्गेनाइज सिस्टम है। प्राण कोशिका अपने में एक व्यवस्था है, सेल्फ ऑर्गेनाइज सिस्टम है। और आखिरी बात ये कह रहे हैं कि एक इकाई दूसरी इकाई के साथ अपने संबंध को पहचानती है और निर्वाह करती है, यानी अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करती है। जैसे एक धरती को देखें तो अपने में एक व्यवस्था होते हुए सोलर सिस्टम में अपनी भागीदारी करती है। स्वयं में एक व्यवस्था बने रहते हुए सोलर सिस्टम में भागीदारी करती है। सोलर सिस्टम को देखोगे तो अल्टीमेटली पूरे गैलेक्सी में उसकी कोई एक भागीदारी है। ठीक, इस शरीर में भी देखोगे तो एक एक प्राण कोशिका स्वयं में व्यवस्था है, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है, और दूसरी प्राण कोशिकाओं के साथ, दूसरे सेल्स के साथ अपने रिलेशनशिप को पहचान करके निर्वाह करती है, तभी ये पूरा शरीर बन पाता है। एक आँख भी हम अगर देखने का काम कर रहे हैं तो हजारों की संख्या में प्राण कोशिकाएं हैं जो एक दूसरे के साथ व्यवस्थित हैं। 2-4 भी उसमें से बिगड़ जाए, आँख दर्द शुरू हो जाएगा। ठीक, एक हाथ से अगर हम कुछ काम कर पाते हैं, कोई वजन उठा पाते हैं, लाखों की तादाद में प्राण कोशिकाएं हैं जो संतुलित और व्यवस्थित होकर एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, नहीं तो वो काम ही नहीं कर सकते थे। तो ये पहचानना जरूरी है कि किसी भी इकाई को देखने जाएंगे, ये 3 बातें उसमें दिखाई देती हैं। उसका ऊर्जा संपन्न होना इस रूप में कि क्रिया बनी रहती है, उसका स्वयं में व्यवस्था होना इस रूप में कि वो अपने को एक निश्चित ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, निश्चित व्यवस्था के रूप में अपने होने को बना के रख पाती है। अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करना इस रूप में कि दूसरी इकाइयों के साथ मिल करके संबंध को पहचानती है और निर्वाह कर लेती है, इस रूप में एक बड़ी व्यवस्था बनी रह पाती है। एक फॉरेस्ट को देखोगे तो बहुत सारे यूनिट एक दूसरे के साथ संबंध को पहचान रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं, इस रूप में वो फॉरेस्ट बना है। एक तालाब को भी देखोगे तो हजारों लाखों की संख्या में अलग अलग इकाइयां हैं जो एक दूसरे के साथ संबंध को पहचान रही हैं, निर्वाह कर रही हैं, इस आधार पर वो पूरा पॉन्ड बना हुआ है। आदमी में देखोगे तो इतनी बात दिखाई देती है कि मनुष्य का शरीर भी ऊर्जा संपन्न दिखाई देता है। उसकी एक एक प्राण कोशिकाएं एक्टिव दिखाई देती हैं, स्वयं में व्यवस्था दिखाई देती हैं और अपने से बड़ी व्यवस्था को पहचान करके भागीदारी करती हुई दिखाई देती है। शरीर में तो ये बिल्कुल साफ साफ दिखता है। सेल्फ में देखने जाएंगे, इनर्जाइज्ड होना वहाँ भी इस रूप में दिखता है कि इच्छा की क्रिया हम कर पा रहे हैं, विचार की क्रिया कर पा रहे हैं, आशा की क्रिया कर पा रहे हैं। कमी कहाँ है इनर्जाइज्ड होने में? अगर उसको देखिएगा तो ज्ञान और समाधान का काम अधूरा है। इनर्जाइज्ड होने की जगह से अगर देखिएगा कमी कहाँ है तो ज्ञान और समाधान का काम अधूरा है। लेकिन इच्छा के रूप में, विचार के रूप में, आशा के रूप में क्रियाएं तो हम में लगातार चल ही रही है। नियंत्रित या व्यवस्थित होने के अर्थ में देखिएगा तो ये दिखता है कि आदमी को खुद ही जो सहज रूप में स्वीकार है, वो जब तक वैसा करता है तो सुखी होता है, जब भी वैसा नहीं करता है वो दुखी होने के लिए बाध्य है। इतना नियंत्रण तो आदमी में बना हुआ ही है।
आदमी बहुत मनमानी करने की सोच तो सकता है, लेकिन सोच करके सुखी नहीं हो सकता। आदमी विरोध की सोच तो सकता है, विरोध को सोचते हुए सुखी नहीं हो सकता है। आदमी अपमान की, संघर्ष की, घृणा की, ईर्ष्या की, नफरत की सोच तो सकता है, सोचते हुए सुखी नहीं हो सकता है। इतना नियंत्रण बना हुआ है, इतना नियंत्रण तो बना हुआ है। और जो अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करने की बात है, वो दिखता है कि जितना जितना हम संबंध और व्यवस्था को पहचान करके भागीदारी करते हैं, उतना उतना हमारा परिवार और समाज व्यवस्थित होता है। जितना जितना उस संबंध को पहचानने में, समझने में हम चूक कर जाते हैं, उतना उतना कमी होता जाता है। इसीलिए वो ऊर्जा संपन्न होने की जगह पर जो ज्ञान होने की ज़रूरत है, जो समझ होने की ज़रूरत है, जो समाधान होने की ज़रूरत है, वो वाले भाग का पूरा होना जरूरी है। तभी आदमी का स्वयं में व्यवस्थित होने का और बड़ी व्यवस्था में भागीदारी का काम सटीकता से हो पाता है। अन्यथा आदमी चाहता तो है व्यवस्थित होना, रह नहीं पाता पूरी तरह से व्यवस्थित। इसीलिए चाह करके भी सुखी निरंतर नहीं हो पाता है। स्वयं में व्यवस्थित होने का फल है सुखी होना। समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने का फल है समाज और व्यवस्था का ठीक होना। स्वयं में व्यवस्थित होने का नेचुरल आउटकम है सुखी होना, तृप्त होना। हमारे अपने जीवन क्रियाओं में जो संगीतमयता होती है, जो व्यवस्था होती है, सेल्फ की एक्टिविटीज में जितना जितना हार्मनी इंश्योर होता है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर होता है, उसका नेचुरल आउटकम है अपने में हैप्पीनेस, सुख। और दूसरी इकाइयों के साथ जितना जितना हम रिलेशनशिप को पहचान करके पार्टिसिपेट करते हैं, उतना उतना उसका नेचुरल आउटकम है समाज और व्यवस्था का ठीक होना। तो आदमी का इसमें से एक हिस्सा हो रखा है, एक हिस्सा होना शेष है। अब हम प्रश्न के लिए ओपन कर लेते हैं। भैया, जो इकाई का ऊर्जित होना जो है वो व्यापक के कारण है या उसकी स्वयं की व्यवस्था है? व्यापक के कारण है कहने से ज्यादा ठीक मैं ये कहूंगा कि व्यापक में रहते हुए ऐसा है। नहीं, रहते हुए है, लेकिन वो जो ऊर्जा है क्या वो व्यापक से ले रहा है? से की भाषा नहीं बनती है, इसमें मैं की भाषा बनती है। व्यापक में रहते हुए इकाई ऊर्जा संपन्न है। से कहने से ऐसा सेंस जाता है जैसे एक में है, निकल के दूसरे में आ रहा है। ये दोनों का कोएग्जिस्टेंस ही कंटिन्यूअस होने के कारण एक दूसरे का अलग अलग अस्तित्व ही नहीं है। ठीक बात। इसलिए किसी भी तरह से ये बात नहीं देखा जा सकता कि इसमें से निकल के इसमें आ रहा है। नहीं तो इसको अपन ऊर्जा संपन्न तो व्यापक को बोलते हैं ना। अभी तो मैंने नहीं कहा है, मैंने तो इतना कहा है कि व्यापक के सहअस्तित्व में रहते हुए इकाई ऊर्जा संपन्न है। व्यापक के सहअस्तित्व में रहते हुए इकाई ऊर्जा संपन्न है। व्यापक के सहअस्तित्व में रहते हुए इकाई स्वयं में व्यवस्था है। व्यापक के सहअस्तित्व में रहते हुए इकाई परस्परता को पहचानती है और निर्वाह करती है। ऐसा कह रहा हूं मैं। तो ऊर्जा संपन्नता पूछिएगा तो इकाई में, तो उसी के अंदर वो बात ऐसे जा रही है कि व्यापक से वो प्राप्त नहीं कर रहा है। से की भाषा होती ही नहीं है वहां, मैं की भाषा है। से की भाषा में ऐसा होता कि दोनों जब अलग अलग होते ना, तब से की भाषा होती। कार्य कारण की जो भाषा है, ये से जो है ना, ये कार्य कारण की भाषा है, कॉज एंड इफेक्ट की भाषा है। उसमें या तो स्पेस में गैप चाहिए या टाइम में गैप चाहिए। यहाँ ना तो टाइम में गैप है कि पहले कुछ था अब कुछ हुआ, जैसे बीज से वृक्ष, बीज पहले था वृक्ष बाद में है, टाइम का गैप है। ठीक, एक समय में भी देखिएगा तो मैं आपको ये दे रहा हूं तो मुझसे आपको मिल रहा है, ये स्पेस का गैप है, दूरी का गैप है। यहाँ वो दोनों गैप नहीं होने के कारण ना तो टाइम का गैप है ना स्पेस का गैप है, इसलिए यहाँ वो से की भाषा नहीं बन पाती है। यहाँ तो मैं की ही भाषा बनती है। और इतना ही कहा जा सकता है कि व्यापक में रहते हुए इकाई ऊर्जा संपन्न है। व्यापक में रहते हुए इकाई व्यवस्थित है। व्यापक में रहते हुए इकाई व्यवस्था में भागीदारी कर रही है। ब्रेक की क्या स्थिति है? श्याम भैया, चाय 15 मिनट। ठीक, श्याम भैया एक सेकेंड, उनकी बात पूरी हो गई ना? हाँ, हमने शुरू में पढ़ा था कि मानना नहीं है, जानना है। बिल्कुल, हम अभी भी सहमत हैं। इसमें कैसे जाने हम?
हाँ, ये तो मैं बिल्कुल बताने को तैयार हूँ। स्पेस को हम देख पाते कि नहीं देख पाते? ये जो खाली स्थान है ये हमको महसूस होता है कि नहीं? देखने का मतलब मैं कोई आंखों से देखना नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? हम जहाँ हैं वहाँ स्पेस है, ये बात हमको महसूस होता कि नहीं होता? आप अगर डीप में फिजिक्स पढ़ोगे तो ये कुछ भी उससे मैच ही नहीं हो रहा है। स्पेस जो है तब क्रिएट होती है जब मैटर होता है, मैटर के बगैर तो स्पेस का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ये आप स्पेस किसको कह रहे हैं इसको एक बार तय कर लीजिएगा, फिर उस पर बात हो सकती है कि आप किस स्पेस की बात कर रहे हैं। अभी मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो तो ये कि मैटर आप यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी देखते हैं, वो बीच में ऐसी जगह भी दिखाई देती है जहाँ मैटर का नहीं होना है। हाँ ठीक है ना, उसी को जो बीच में इस खाली जगह है जिसको बोल रहे हो जी, वो स्पेस है। जी, वो भी स्पेस है, और ये मैटर जहाँ है वो भी स्पेस है। हाँ, मैटर के अंदर जो खाली जगह है वो भी स्पेस है। खाली जगह होना भी जरूरी नहीं है, जहां वो मैटर का सब एटॉमिक पार्टिकल है वहां भी स्पेस है। और जो पार्टिकल आप बोल रहे हो कि क्रियाशील हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ऐसा कुछ होता भी नहीं है। नहीं, मैं तो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं की बात भी नहीं कर रहा हूँ। आप भी बताइए कि आप जो भी उसका सबसे छोटा हिस्सा मानते हो और सबसे बड़ा मानते हो, वहाँ एक्टिविटी दिखती है कि नहीं दिखती है? जैसे बड़े में देख लीजिए, शरीर में 20 प्रकार की एक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको ऑब्जर्व कर लिया जाए। एक भी बात मैं तो मानने कहीं नहीं रहा हूँ, इस शरीर को ऑब्जर्व कर लिया जाए कि इसमें 20 तरह की एक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही। एक टेबल को, एक कुर्सी को, एक पंखे को, एक लाइट को ऑब्जर्व करके देख लिया जाए कि उसमें एक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही। क्या लगता है? नहीं, एक्टिविटी मतलब जैसे आप बोल रहे हो, एक्टिविटी का तो कोई गति दिखाई देगी, कोई तरंग दिखाई देगा। एक पर्टिकुलर एटम की बात करते हैं तो वहां पे इस तरीके से नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहा है, कोई मतलब उस सेंस में कोई एक्टिविटी नहीं है। देखिए ये तो क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो एनर्जाइज मतलब एनर्जी वो होगा और वो सीधा न्यूक्लियस में गिर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फोर्स मॉडल की आप बात कर रहे हैं वो ना, फेल्यूर मॉडल है। वो फेल्योर मॉडल डेफिनेटली है, बट उसी में एक लाइन बढ़ा दीजिए कि वो कहते हैं कि एक खास स्टेट होता है जिसको n = 1 2 3 कहते हैं, उस स्टेट में घूमते हुए एनर्जी डिसिपेट नहीं होता है। इतना ही तो उसमें जोड़ते हैं समरफोल्ड के मॉडल। हाँ, तो अब बाहर से एनर्जी देते हो तभी वो दूसरे शेल में या दूसरे ऑर्बिट में जाता है। बाहर से एनर्जी देने पे दूसरे ऑर्बिट में जाता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन अपने ऑर्बिट में बने रहने के लिए उसको एनर्जी नहीं चाहिए, ये बात ठीक है कि नहीं? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ना, उतना ही तो मैं भी कह रहा हूँ। नहीं तो क्रियाशील कैसे हुआ? हाँ, अपने ऑर्बिट में रहते हुए वो क्या कर रहा है उसको ऑब्जर्व करके देखना चाहिए। कुछ भी नहीं कर रहा है। ये जो आप पोजीशन ले रहे हैं कुछ भी नहीं कर रहा है, ये कौन से मॉडल की बात कर रहे हैं, पहले ये तय हो जाए। मैं ये जो मॉडल है जो क्वांटम मैकेनिक्स जिसके हिसाब से बोलती है, एग्जैक्टली क्वांटम के मॉडल से बात करेंगे तो फिर तो पार्टिकल ही नहीं है, वेव है। ठीक है, या दोनों का डुअल नेचर है, प्रोबेबिलिस्टिक वेव बोलते हैं हम। हाँ, तो वेव है, वेव है तो वेव का अपना वेवलेंथ है कि नहीं है कि नहीं है, उसका फ्रीक्वेंसी है कि नहीं है? नहीं, वो वैसा वेव नहीं है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है। एग्जैक्टली तो जिसको आप, मैं सब पे आऊंगा, एकदम बात करनी चाहिए। ये जो डिफरेंट, नहीं, पहले तो मुझे ये बताइए कि ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब हाउ वी आर रिलेटिंग विद द, क्योंकि हम ह्यूमन बिहेवियर और उसकी बात कर रहे हैं, ये तो कोई तीसरी चीज शुरू हो गई। हाँ, ये पूछेंगे तो उत्तर दूंगा ना। देखिए क्या है कि अब आप उस क्वांटम में घुसना चाह रहे हैं तो हम घुस के बात कर रहे हैं, आप बाहर निकल के बात करेंगे तो हम बाहर निकल के बात करेंगे। इसको पढ़ हम सिर्फ इसलिए रहे हैं कि हमारा होना स्पेस में ही है। इसको पढ़ हम इसलिए रहे हैं कि उस स्पेस को हम जितना महसूस कर पाते हैं और जितना अपने ध्यान को उस पर बना के रख पाते हैं, जिंदगी में बहुत बार भगदड़ उससे कम होती है। होता है कि नहीं, उसको करके देखा जाए, हम तो इतना ही कह सकते हैं। नहीं, मैं जैसे वहां से अपन शुरू करते हैं। आप बोलते हो कि वो असीम है, अनलिमिटेड है, क्या स्पेस? जी, लेकिन अगर मैटर नहीं है तो स्पेस एग्जिस्ट ही नहीं करती और इनफिनाइट है भी नहीं, वो फाइनाइट ही है अभी भी। स्पेस जिसको आप, स्पेस अभी भी फाइनाइट है। वेट अ मिनट, आप जो कह रहे हैं वो एक थ्योरी की बात कर रहे हैं, पहले वो फिक्स कर लिया जाए। जी, हम अभी बातें सारी थ्योरी में कर रहे हैं, और जिस थ्योरी को आप प्रूव करने का बात कर रहे हैं या
वो थ्योरी साइंस कम्युनिटी में भी कंप्लीटली प्रूव्ड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पोजीशन लेके आप कह रहे हैं साइंस कम्युनिटी उसको पूरी तरह से मानती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक, वेरिफिकेशन का ही एक प्रोसेस है जिसके तहत वो चल रहा। अब आप पूछेंगे कि इस पर बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, मुझे बस एक बात बताइए। आप बोल रहे हो जानने से आप करते हो, मैं कैसे जानूं कि स्पेस अनलिमिटेड है? ये बहुत अच्छी बात है। इसका एकदम सिंपल उत्तर है, जितनी सीमा तक हम देखते हैं, एकदम चले ना स्टेप वाइज, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी सीमा तक हम देख पाते हैं स्पेस का होना दिखाई देता है, बस इतना ही कह रहा हूं मैं। पर उसको हम अनलिमिटेड नहीं बोलते। उसको जो नाम देना हो दे दीजिए। मैं क्लियर कर दूं, सीमा नहीं दिखाई देती है ये तो मानेंगे ना? नहीं, पर ये बातें आई कहाँ से हैं? ये मतलब कौन से? ये सब जो मॉडल है, एक स्टेप चले ना। देखिए, पहले जो बात मैंने कही उसको फिक्स कर लें। यूनिट हम जब भी देखते हैं उसकी एक सीमा दिखाई देती, धरती की भी सीमा दिखाई देती है, सूरज की भी दिखाई देती है, तारे की भी दिखाई देती है, बड़ी बड़ी जगहों पर भी देखिए, आदमी की भी दिखाई देती है, घर की भी दिखाई देती है, एक सीमा दिखती है। लेकिन हम जितनी सीमा तक भी देखने जाते हैं, स्पेस हमको सब जगह दिखाई देता है, इस रूप में उसकी कोई सीमा नहीं दिखाई देती है। हिंदी शब्द देखें तो ज़्यादा अच्छा है। असीम का मतलब होता है जिसकी सीमा नहीं है। हम नहीं देख पाते इसलिए लिखा है असीम, कभी ढूंढ लेंगे तो लिख देंगे सीमित है। इसमें क्या दिक्कत है जी? इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो ऑब्जर्वेशन से ही चल रहा हूँ। और स्पेस और जो अपना चीजें हैं, यूनिट, इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन होता है कि नहीं होता? वही मैं अभी उस पर बहुत वो नहीं हूँ, शोध किया हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ कि दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है। अभी हम इतना ही कह रहे हैं कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन में ये तीन बातें दिखाई देती हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन में, इन दोनों के सहअस्तित्व में, इन दोनों के योगफल में ये तीन बातें दिखाई देती हैं। इकाई का ऊर्जा संपन्न होना, इकाई का स्वयं में व्यवस्थित होना, इकाई का समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर पाना। तो एक धरती को देखेंगे तो वो सूरज के साथ अपने संबंध को पहचानती है, निर्वाह करती है। इस आधार पर पूरा सोलर सिस्टम बन पाता है। अगर ये प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ अपने संबंध को नहीं पहचानते, सन के साथ अपने संबंध को नहीं पहचानते, उसको फुलफिल नहीं करते, तो नहीं चलती चीज़ें, सोलर सिस्टम तो नहीं बन सकता था। हमारे शरीर के ही सेल्स अगर एक दूसरे के साथ अपने संबंध को पहचान करके फुलफिल नहीं करें तो बॉडी नहीं बन सकता है। कैसे बनेगा? तो हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन में ये तीन बातें दिखाई देती हैं। उनका आपस में कुछ इंटरेक्शन है नहीं है, शोध किया जाए, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है। किसको दिखाई देती हैं? कौन सी चीजें? ये जो बातें लिखी हुई हैं, ये तीनों। ये मैं कैसे देखूं? आप बोलते हो ना आप मानो नहीं जानो, तो मैं कैसे जानूं इसको? अपने शरीर को ऑब्जर्व करके देखा जाए कि शरीर में ऊर्जा संपन्नता दिखती है कि नहीं दिखती। एक कुर्सी को, एक टेबल को, एक पंखे को, किसी भी वस्तु को ऑब्जर्व करके देखा जाए, और कुछ नहीं तो अपने शरीर को ऑब्जर्व करके देख लिया जाए, अपने मैं को ऑब्जर्व करके देख लिया जाए कि वहाँ कोई एक्टिविटी हो रही है कि नहीं। आप आंखें बंद कर लीजिए, शरीर पर 2 मिनट के लिए ध्यान देना शुरू कर दीजिए, ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है। मैं ये बाहर एक पेंसिल पड़ी है, इसको देख रहा हूँ, ये तो जो साल पहले थी अभी भी वहीं पे ही है, सेम जगह पे पड़ी हुई मुझे दिखाई दे रही है। अभी दो हिस्से में उत्तर देता हूँ। अपने शरीर को बहुत सरलता से ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए, ऊपर से नीचे तक देखिए कुछ पता चलता है कि नहीं चलता है। अगर कोई क्रिया नहीं पता चलती हो तो हम काट देंगे, ठीक। 2 मिनट, ज़्यादा भी नहीं कह रहा हूँ, ठीक। बाकी सब जगह से ध्यान हटा के 2 मिनट के लिए सिर्फ अपने शरीर पे ऊपर से नीचे ध्यान दे के देख लीजिए, किसी जगह पर कुछ आपको पता चलता है कि नहीं पता चलता है, देखिए ना। पर शरीर तो एक इकाई है ना, मैं दूसरी इकाई की बात एग्जैक्टली, तो वहां सॉल्व हो गया ना। एक जगह तो कैसे देखूं? हाँ, तो अब कोई पहले आप पूछिए ना बाकी लोगों से कोई देख पा रहा है क्या? नहीं, तो हम मतलब मानना पड़ेगा या जानना? नहीं, हम तो जानने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं एकदम छोटा प्रयोग करके देखिए, कुछ नहीं करिए, 2 मिनट अभी घड़ी देख करके ना 2 मिनट अपने ध्यान को सब जगह से हटा लीजिए, ठीक। और शरीर में ऊपर से नीचे तक ध्यान दे के देखिए किसी जगह पे कुछ पता चलता है कि नहीं।
कहीं हल्कापन पता चलता हो, कहीं भारीपन पता चलता हो, कहीं उसका वाइब्रेशन पता चलता हो, करके देखिए ना 2 मिनट। अब फिर बात क्यों करना, अब 2 मिनट बाद ही बात करेंगे, ठीक है, 2 मिनट बाद ही बात करेंगे। बॉडी को ऑब्जर्व करके देख लीजिए ऊपर से नीचे। रुको, अब 2 मिनट बाद बात, ऐसे नहीं चलेगा। 2 मिनट अपने शरीर में ऊपर से नीचे ऑब्जर्व करके देख लीजिए, ठीक है। और जितना बाहर कम ध्यान देंगे उतना आसान होगा देखना, नहीं तो बाहर की चीजें डिस्टर्ब करती। 2 मिनट करके देख लिया जाए, इसमें आर्ग्यूमेंट क्यों करना। ऊपर से नीचे तक अपने बॉडी को ऑब्जर्व करके देख लिया जाए कि उसमें कोई एक्टिविटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऊपर से नीचे तक स्कैन करके देख लीजिए पूरे बॉडी को कि किसी भी जगह पर आपको हल्कापन, भारीपन, ठंडी, गर्मी, जिसको दर्द कहते हैं वो दर्द, जिसको कंपन कहते हैं वो कंपन, कुछ भी महसूस होता है कि नहीं, देखा जाए। बढ़िया। अब बताइए कितने लोगों को पता चल रहा है, हाथ उठा दीजिए। और कितने लोगों को नहीं पता चल रहा है, नीचे कर लीजिए। कितने लोगों को नहीं पता चल रहा है, वो हाथ उठा लीजिए। 1 2 3 करते ना, इसमें क्या है, हम आराम से प्रयोग करेंगे। हम जिनको नहीं पता चल रहा हो ना, उनके लिए एक छोटा सा प्रयोग है और बताता हूं। 15 मिनट के लिए इस काम को करके देखिएगा, ठीक है। हाँ, सो नहीं जाएंगे, करके देखना। जब शरीर के अलग अलग हिस्सों का दर्द पता चलेगा ना, तब पता चलेगा कुछ हो रहा है वहां। जी, हार्ट बीट महसूस हो रहा है ना, बहुत अच्छी बात है, कुछ तो हो रहा है। ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे ना, धीरे धीरे बॉडी का, वेट अ मिनट, ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे ना, धीरे धीरे शरीर में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अपने सेल्फ को ऑब्जर्व करने जाएंगे, वहां भी डिजायर की एक्टिविटी को, थॉट की एक्टिविटी को, एक्सपेक्टेशन की एक्टिविटी को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो चल रहा है। करके तो देखा जाए। हम तो तैयार हैं जी प्रयोग करके देखने। पर कितनों को होता है पूछो। 4 लोगों ने कहा नहीं हो रहा है। नहीं, ये तो ठीक है। बाकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, श्वास चल रही है, पैर में कहीं कहीं खुजली हो रही है, हर सेल में कुछ न कुछ हरकत हो रही है। सेंसेशन पे ध्यान देते हैं तो हर सेल में सेंसेशन नजर आ रहा है। मेरे को हार्ट बीट फील हुआ, ऐसे गले में ऐसे कुछ अप डाउन जैसा मोशन फील हुआ, थाइज में हुआ, पेट में भी कुछ कुछ हो रहा था, आई रोल हो रही थी। 90% लोगों को फील हो जाता है 2 मिनट में, जिस 10% को नहीं होता हो 1 मिनट। ये जो हलचल है वो उस ऊर्जा के कारण है कि सुबह दोपहर में खाना खाया था उसके कारण है? ये बहुत अच्छी बात है। सापेक्ष ऊर्जा है कि? हाँ, एकदम सही बात है। इसका उत्तर यह है कि दोपहर में खाना मत खाइए एक दिन, फिर देखिए रात में हो रहा है कि नहीं। वो तो थोड़ा दिन बना रह सकता ना, आप महीने भर मत खाइए, बाद में पता चलेगा। बिल्कुल, अगर शरीर जिंदा है, जिसको हम जिंदा रहना कहते हैं जी, अगर वो है तो देख लिया जाए कि पता चलता है कि नहीं। मर गया हो तब तो पदार्थ अवस्था नहीं, शरीर मर जाए तब तो पदार्थ अवस्था है, तब उसकी एक्टिविटी देखने का और उपाय है, वो भी बता देंगे। नहीं, ऊर्जा
का कारण जो है वो भोजन नहीं है क्या? अगर उसको उत्तर अगर प्रिसाइजली देने जाएंगे कि ऊर्जा का कारण भोजन ही है क्या, ठीक है, तो मेरा कहना ये होगा कि कोशिका जब कोशिका के रूप में बनी रहती है तो उसके लिए तो भोजन की जरूरत है, ठीक है। अच्छा। लेकिन उस बनी हुई कोशिका को कार्य करने के संदर्भ में भोजन ही एकमात्र कंडीशन है, ऐसा नहीं है। पर गोल घुमा दिया। मैं एकदम उसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। वेट अ मिनट, मैं कर देता हूँ, थोड़ा कोशिश करता हूँ। देखिए, हम एकदम सरल बात कह रहे, ऑब्जर्वेशन का काम शुरू किया जाए, ठीक है। देखा जाए कि शरीर में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें कितना काम भोजन कर रहा है, कितना भोजन नहीं कर रहा है, उस ऑब्जर्वेशन के काम को देखा जाए। धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाएगा। मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है किसी भी बात को अभी। और इसमें एक लास्ट बात और कह दूं, इसमें जितनी भी बातें नहीं ठीक लगे कोई बात नहीं जी, उसको एक हाइपोथेसिस के रूप में साइड कर दिया जाए। जो ठीक लग रहा है उसको पकड़ के आगे बढ़ा जाए। तो समझना पूरा चाहते हैं ना भैया? हाँ, नहीं, समझना पूरा चाहते हैं। पूरा समझना चाहते हैं ये तो ठीक है, बट उसके पहले का एक स्टेप है। जितना समझ लिए हैं और पक्का हो गया है उसके आधार पर अपने जीने को व्यवस्थित कर लेना जी, बाकी को देखेंगे। तो मना नहीं कर रहे, वही कर रहे। हाँ, मना नहीं कर रहे हम भी जी। हाँ भैया, अभी ये पेंसिल है, अभी मैं इसको छोड़ दूंगा, साल बार बाद 2 साल बाद वो वहीं पड़ी रहेगी। नहीं, ये तो आप एक बार पलट के देखिएगा कि अगर 1 साल किसी पेंसिल को एक जगह पे छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है, देखना चाहिए। अगर वो ऐसे ही पड़ी रहती तो इतना कोल्ड स्टोरेज और ये सब सिस्टम बनाने की जरूरत क्या पड़ती। कोल्ड स्टोरेज पेंसिल के लिए नहीं होती है। आप एक छोटा प्रयोग करके देखिए ना, हम बिल्कुल प्लास्टिक है, जैसे प्लास्टिक की कोई चीज पड़ी है, आप एकदम आराम से देखिए ना, प्लास्टिक की कोई चीज रहने का क्या मतलब है? 30 साल ना 40 साल ना 50 साल, ठीक है। किसी समय पर जो एक मिनट किसी समय पर जो उसमें बदलाव दिखाई देता है कि नहीं देता है, देखा जाए ना उसको कि पदार्थ अवस्था, ये पदार्थ अवस्था है, पदार्थ अवस्था की कोई भी चीज आप छोड़ दीजिए, ठीक, देखिए वो हमेशा वैसी ही बनी रहती है कि उसमें बदलाव शुरू हो जाता है। ऑब्जर्व करके देखा जाए ना, हम मना नहीं कर रहे उसको। भैया ये एक प्रश्न इनका था ना भैया का कि ये भोजन से ऊर्जा मिल रही है या किससे। एक अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मुझे भी बिजनौर में रहने का मौका मिला रण सिंह जी के यहाँ, तो 10 में से 5-6 दिन खाने को कुछ भी नहीं मिला या बहुत ही नेग्लिजिबल। उन 6 दिनों में मेरे अंदर जितनी एनर्जी थी इतनी शायद जिंदगी में कभी नहीं थी। तो मुझे लगता है कि जो ये हम सोच रहे हैं कि ऊर्जा भोजन से ही मिल रही है, और जब भोजन बिल्कुल ही जीरो हो गया या ना के बराबर हो गया तो उन 6 दिनों में भी एनर्जी की कोई कहीं कमी महसूस नहीं हुई, जहाँ तक दिन प्रतिदिन कार्य करने की बात है। बढ़िया, मैं इतना ही कहूँगा, विचार करते रहा जाए। ये जब शरीर मर भी जाता है ना, उस मरे हुए शरीर में देखना चाहिए कि एक्टिविटी हो रहा है कि नहीं। और जो लाश के रूप में पड़ा हुआ है ना, उसको भी ऑब्जर्व करके देखना चाहिए कि एक्टिविटी होती है कि नहीं होती। श्याम भैया उस वक्त भी ऊर्जित तो वो उस वक्त भी है, एग्जैक्टली, प्राणित नहीं हो, वो प्राण नहीं है उसमें। उतना ही बात है जी। ये जो थर्ड पॉइंट है, रिकॉग्नाइजेस इट्स रिलेशनशिप एंड फुलफिल इट विद एवरी अदर यूनिट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक धरती को देखिएगा, एक मिनट आपस में बात करेंगे तो फिर कोई प्रश्न का उत्तर बहुत कठिन हो जाएगा। इसका मतलब इतना ही है कि एक धरती को देखेंगे तो धरती अपने में एक व्यवस्था बने रहते हुए बाकी प्लैनेट्स के साथ अपने संबंध को पहचानती है, रिकॉग्नाइज करती है और फुलफिल करती है। इसी आधार पर पूरा एक सोलर सिस्टम बनता है। एक सोलर सिस्टम अगर हार्मनी में है तो उसके सब पार्ट्स के रूप में जो अलग अलग प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं और खुद स्टार है, ये सब एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को पहचान करके फुलफिल कर रहे हैं, तभी ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। अभी यहाँ पे एक पेंसिल पड़ी है, एक पेन पड़ी है, इनकी क्या आपस में
कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं रिलेशनशिप को? हाँ, ये अच्छा बात है। यहाँ पेंसिल और पेन के संदर्भ में देखेंगे तो नहीं दिखेगा सीधा सीधा आपको। ये जो बड़ी व्यवस्था में भागीदार या समग्र व्यवस्था में भागीदार है ना, इस रूप में देखेंगे तो आराम से देख सकते हैं। श्याम भैया, एक मिनट श्याम जी, एक साथ कितनी सारी चीजों को देखा जाए। इधर कुछ दिखा रहे हैं ये सामने से, उधर एक प्रश्न पूछ रहे हैं, इधर आप दिखा रहे हैं। मैं आपका सुन के फिर आता हूँ जी। मैं 2 नंबर पॉइंट पे जो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड वाला है जी, इस पे जैसे आपने बताया, जस्ट मिनट, एक मिनट, इनका सवाल सुन के ब्रेक कर देते हैं। हाँ जी, एक मिनट सुन लेते ना, फिर ब्रेक करते जी। हाँ सर, जो ये इस पे जो नियंत्रित और स्वयं में व्यवस्था लिखा हुआ है जी, तो इसमें जैसे आपने बताया जो पर्सन है अपने खुद सेल्फ और जो खुद में मतलब पूरा नियंत्रित है हर चीज में, सेल्फ और में, तो क्या उसके जो इम्पैक्ट है उसके साथ रहने वालों पर किसी दूसरे के अंदर कोई प्रॉब्लम है, बुराई, तो उसके अंदर वो इम्पैक्ट डाल सकता है अगर वो सेल्फ है, जैसे फैमिली मेंबर हो गया कोई, उसके ऊपर। अगर व्यक्ति स्वयं में व्यवस्था होता है तो परिवार और समाज के ऊपर एक सार्थक प्रभाव उसका पड़ता ही है। अगर व्यवस्था की चाहना भर है, जीने में वो नहीं दिखाई देता है, तो परिवार और समाज में उसका नकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है।